इसलिए थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी इन बकरियों को यहाँ से हटा देती हूँ। कौन है ये लड़की? कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया है। महाराज आपने हमें कितना प्रेम किया, हमने मान सम्मान दिया, लेकिन आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। लेकिन महाराज, हमारी नजरों से दूर चले जाओ, वरना हम कुछ बुरा कर देंगे। भैया, इस राज्य के महाराज आए हैं मुझे तोड़ने। क्या मैं इन्हें आम तोड़ने दूं? नहीं बहन, ये होंगे इस राज्य के राजा, लेकिन ये वही इंसान है जिसने हमारी माँ को सम्मान नहीं दिया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें आम मत तोड़ने देना। एक राज्य में राजा अजय राज रहते थे। वो बहुत ही दयालु और नरम दिल थे। राजा को पूरी प्रजा अपना मसीहा मानती थी। राजा की 4 रानियां थी, लेकिन एक से भी उन्हें कोई संतान का सुख ना था। एक दिन महाराज मंदिर से होकर अपने महल लौट रहे थे। तभी उन्हें देखकर महल में काम करने वाले दंपत्ति दास ने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर राजा को गुस्सा भी आया और उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। वो अपने महल चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने उन दोनों दंपत्ति दास को अपने कक्ष में बुलाया। आज सुबह हमने देखा कि जब हम मंदिर से महल की ओर लौट रहे थे तो तुम दोनों ने हमें देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? क्षमा चाहते हैं महाराज, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी 4 शादियां होने के बावजूद भी आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं है और मेरा अभी विवाह हुआ है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती उसका चेहरा सुबह सुबह देखने वाले को भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। ये बात सुन महाराज सोच में पड़ गए और बोले, हम तुम्हारी बात समझ गए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दोनों दंपत्ति वहाँ से चले जाते हैं और राजा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद राजा चिंतित अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं। तभी वहाँ मंत्री जी आते हैं और राजा को ऐसा करते देख कहते हैं, क्या बात है महाराज, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। बेचैन होकर यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हैं? बात ही ऐसी है मंत्री जी, जिसने हमें गहरी सोच में डाल दिया है। मुझे बताइए, हो सकता है आपकी इस चिंता का मेरे पास कोई न कोई समाधान हो। महाराज मंत्री को पूरा किस्सा बताते हुए कहते हैं, प्रजा की बात भी सही है। भला कौन चाहेगा ऐसे इंसान को देखना जो इस राज्य को एक वंशज ही हमें संतान प्राप्ति के लिए 4 विवाह किए हैं, लेकिन अभी तक एक भी पत्नी से हमें संतान की प्राप्ति न हो सकी। महाराज, आप चिंतित मत होइए, हम कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। भगवान ही जाने। महाराज संतान प्राप्ति के लिए हर औषधि अपनाते हैं। यहाँ तक कि बाबा व साधु के पास भी जाते हैं। महाराज, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? साधु महाराज, हमारा दिल बहुत बेचैन है, हमें आपकी सहायता चाहिए। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ महाराज? हमने संतान प्राप्ति के लिए 4 विवाह किए हैं, लेकिन अभी तक हमें एक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। हम क्या करें? हम आपकी बात समझ गए महाराज, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। क्या सच में महाराज? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर हमारे मन को सुकून मिला है और उम्मीद की एक किरण नजर आई। महाराज वहाँ से अपने महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी उनके रास्ते में कुछ बकरियां आ जाती हैं। हमारे मार्ग में ये बकरियां कहाँ से आ गई? सैनिक, इन्हें हटाओ। जी महाराज, अभी हटाता हूँ। महाराज के आदेश पर सैनिक उन बकरियों को रास्ते से हटाने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उन बकरियों की देखभाल करती थी। वो लड़की दिखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। अरे अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? आप इन बकरियों को क्यों मार रहे हैं? ए लड़की, तुझे नजर नहीं आ रहा? बकरियां महाराज के मार्ग में आ रही हैं, इसलिए इन्हें जल्दी से यहाँ से हटाओ। महाराज को महल जाना है। क्षमा करें महाराज, जिस प्रकार आपको अपने महल जाना है वैसे ही इन बकरियों को भी अपने घर जाना है, इसलिए थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी इन बकरियों को यहाँ से हटा देती हूँ। कौन है ये लड़की? कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया है। महाराज चंचल की सुंदरता से मोहित ही हो गए थे।
और वो महल आने के बाद भी उस लड़की के ख्यालों में खोए रहे थे। महाराज क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये बात पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है। मंत्री जी, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। महाराज, जब से आप साधु महाराज के पास से लौटे हैं, तब से कहीं खोए खोए रहते हैं और बेवजह मुस्कुराते हैं। क्या मैं जान सकता हूं ऐसा क्यों? मंत्री जी, आप मेरे मंत्री ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं, और मैं खुद आपसे कुछ जानना चाहता था। जी महाराज, कहिए। जब हम साधु महाराज के पास से लौट रहे थे तो रास्ते में महाराज मंत्री जी को बुलाकर पूरा किस्सा सुनाते हैं और ये सब कहने के बाद महाराज मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, जब से मैं वहां से वापस आया हूं तब से मैं उस लड़की का चेहरा भूल नहीं पाया हूं। मुझे हर जगह वही नजर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको उस कन्या से प्रेम हो गया है। शायद आप सही कह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है महाराज? जल्दी से जाइए, उस कन्या को अपने प्रेम के बारे में बताइए और उससे विवाह कीजिए। अति उत्तम, हम ऐसा ही करेंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। ठीक है महाराज। महाराज और मंत्री जी दोनों मिलकर अपने कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की से मिलने जा ही रहे होते हैं कि तभी महाराज कहते हैं, परंतु हमें तो उस लड़की के बारे में मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ रहती है। आप भी कमाल करते हैं महाराज। पता मालूम किए बिना ही आप उससे विवाह करने चल दिए। ऐसा कीजिए, आप यहीं ठहरिए, हम उसे तलाशते हैं, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? लड़की की ये तस्वीर बनाई थी, आप उसे अपने साथ ले जाइए। ठीक है महाराज। महाराज की बनाई हुई तस्वीर लेकर मंत्री जी कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की को तलाशने निकल जाते हैं। पूरा गांव ढूंढने के बाद भी उन्हें वो लड़की कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद जंगलों के पास से कुछ लोग बाहर आते हैं। मंत्री जी उस तस्वीर को दिखाते हुए कहते हैं, ये तो वही लड़की है जिसे हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। मंत्री और उनके सैनिक उस लड़की को रोक कर कहते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? आप लोग कौन हैं? हम हैं इस राज्य के महाराज के मंत्री और आपको महाराज ने अपने महल बुलाया है। अगर महाराज का आदेश है तो हम आपके साथ चलते हैं। चंचल मंत्री जी के साथ चली जाती है। जब वो महाराज के सामने आती है तो उसे देखकर महाराज खुश हो जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और मैं उस लड़की को ले आया हूँ। बहुत खूब मंत्री जी। महाराज, क्या मैं जान सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बिल्कुल, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं सुंदरी। हमें तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी और पता नहीं कहां कहां हमने तुम्हारी तलाश की। महाराज, एक राज्य के महाराज की पत्नी तो बनना बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर देर किस बात की? आप अपने परिजनों का पता बता दीजिए, हम उन्हें भी इस विवाह में शामिल कर लेते हैं। महाराज, मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। आप ऐसा क्यों कहती हैं? आज से आप हमारी जिम्मेदारी हैं। हम आपके स्वामी हैं और आप हमारी अर्धांगिनी हैं। महाराज के इस प्रस्ताव से चंचल बहुत खुश होती है और कुछ ही देर में पूरे राज्य में ये खुशखबरी दी जाती है कि महाराज ने 5वीं शादी की है। महाराज अब अपना आधे से ज्यादा समय अपनी नई रानी के साथ बिताया करते थे। इस बात से उनकी बाकी की 4 रानी हमेशा नाराज रहती थी। देख रही हो तुम, सब महाराज ने इस अनाथ लड़की से विवाह क्या कर लिया। ये तो हवा में ही उड़ रही है। कहीं धीरे धीरे ये महाराज को अपने वश में ना कर ले। आप सही कह रही हो दीदी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस लड़की ने महाराज पर कोई काला जादू ना करवा दिया हो, तभी आजकल महाराज उस लड़की के आगे पीछे घूमते रहते हैं। कहीं ये लड़की महाराज को हमारे खिलाफ भड़काकर हमें महल से बाहर न निकलवा दे। ऐसा कभी नहीं होगा, हमें इस लड़की का कुछ तो करना होगा। हाँ, आपने सही कहा। चारों रानियां चंचल से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चंचल इन सब से बिल्कुल बेखबर थी, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो चारों रानियों को अपनी बहन समझती थी। एक दिन चंचल बेहोश हो गई। महाराज ने तुरंत वैद्य को बुलाया और महाराज को पता चला कि चंचल यानी उनकी 5वीं पत्नी पेट से है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। महाराज बधाई हो,
अब आप पिता बनने वाले हैं। हाँ मंत्री जी, आज हम बहुत खुश हैं। आप जल्द से जल्द पूरे राज्य में मिठाई बांटें और सभी को तोहफे दिए जाएं। हमारा वारिस आने वाला है। जैसी आपकी आज्ञा। आपकी ये खुशी देखकर हम भी बहुत खुश हैं महाराज। आज हमारा दिल झूमने का कर रहा है। आज आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। यहाँ महाराज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहाँ महाराज की बाकी पत्नियां ईर्ष्या में जल रही थी। देखो तो जरा, महाराज ऐसे खुश हो रही हैं जैसे पहले कभी बच्चे का नाम ही नहीं सुना इन्होंने। अरे दीदी, ये सब हमें चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये लड़की हमें महल से बाहर निकलवा देगी। हाँ, हमें कुछ करना ही होगा, वरना इस बच्चे के जन्म के बाद महाराज हमें महल से बाहर कर देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चारों रानियां महाराज की पांचवी रानी चंचल से बहुत चिढ़ती थी। वो हमेशा उसे महाराज से दूर करने की साजिश करती थी। एक दिन दूध में चंचल को बच्चा गिराने की दवा मिलाकर वो दे देती है, जिसे पीकर चंचल के पेट में दर्द होने लगता है। लगता है दवा ने अपना काम कर दिया, अब आएगा मजा। दीदी, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। क्या हुआ? रुको, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, जल्दी कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर रानी चंचल को वहीं छोड़कर दीवार के पास खड़ी होकर देखने लगती है। बाकी की रानियां भी मौके का फायदा उठा रही थी, लेकिन कोई भी रानी चंचल की मदद नहीं कर पा रहा था। तभी रानी की आवाज सुनकर वहाँ से गुजर रहे मंत्री की नजर पड़ती है। महारानी, आप ठीक तो है ना? मंत्री जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। रुकिए, मैं मदद करता हूँ। इतना कहकर मंत्री महारानी को अपने साथ उसके कमरे में लेकर जाता है और तुरंत वहाँ वैद्य आते हैं और महारानी का इलाज किया जाता है, जिसके बाद महारानी के बच्चे की जान बचा ली जाती है। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं महाराज, बस अचानक पेट में दर्द होने लगा। सभी हमारी बात ध्यान से सुने। आज से आप सभी को महारानी का ध्यान खुद से ज्यादा रखना होगा। हम इस बच्चे के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। ठीक है महाराज, हम आपकी बात ध्यान रखेंगे। समय गुजरता है और 9 माह पूरे होने को थे। एक दिन मंत्री जी महाराज के पास आकर कहते हैं, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य पर हमला हो गया है, हमें उनकी मदद करनी होगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हमें उनकी मदद की जरूरत थी, तब उन्होंने भी हमारी मदद की थी। आप आदेश दीजिए महाराज, हम सब आज ही उनकी मदद के लिए निकल जाएंगे। जब हमें उनकी मदद की जरूरत थी, तब स्वयं महाराज हमारी मदद के लिए आए थे। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद के लिए जाएं। लेकिन महाराज, यहाँ महारानी को आपकी जरूरत है। यहाँ हमारी 4 रानियां हैं जो हमसे ज्यादा उनका ख्याल रखेगी। ठीक है महाराज, हमें जल्दी निकलना चाहिए। महाराज अपनी 5 रानियों से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस बीच चारों रानियां चंचल को परेशान करने का मौका ढूंढती है। अब तो महाराज भी नहीं है, अब देखते हैं कौन इस चंचल और इसके बच्चे को बचाता है। अब आप क्या करने वाली हैं? तुम सब बस देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। इतना कहकर मधु चंचल के कमरे में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चंचल उठ जाती है और उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है और मधु वहाँ से चली जाती है। इतना ही नहीं, वो उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ आती है तो देखती है कमरे में चंचल बेहोश पड़ी हुई थी और वहीं 5 बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे। ये क्या, इसने 5 बच्चों को जन्म दिया है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर महाराज को पता चल गया कि उनकी नई रानी ने उन्हें संतान दी है तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे और उनका प्यार हमारे लिए खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। मधु फौरन एक दास को बुलाती है और उसे बहुत सारी सोने की मोहरें देकर कहती है, कुछ भी करो, इन बच्चों को महल से कोसों दूर ले जाकर मार दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रानी ने बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन महारानी, अगर महाराज को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है महारानी, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगा। महारानी की बात मानकर वो दास उन 5 बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रानी को होश आता है तो वो अपने बच्चों को ढूंढती है। मेरा बच्चा कहाँ है? चंचल कमरे से बाहर जाकर
चारों रानियों के पास जाती है। दीदी, मेरा बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? ये आप क्या कह रही है दीदी? देखिए, मेरा पेट अंदर हो गया, यानी मैंने बच्चों को जन्म दिया है। बताइए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? ये क्या मजाक कर रही हो तुम? हम सब तुम्हें पागल दिख रहे हैं जो तुमसे झूठ बोलेंगे? हमारे पास तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। अब मुझे समझ आया, तुम ये सब क्यों कह रही हो। असल में तुम गर्भवती थी ही नहीं, तुम इतने महीनों से हमें पागल बना रही थी। मैं तो पहले ही समझ गई थी जब ये इस महल में आई थी। मुझे तो लगता है कि ये लड़की कोई जादूगरनी है, काला जादू करती है। अब इसका फैसला तो महाराज ही करेंगे। चंचल इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसके बच्चे गए तो गए कहाँ, उसे मालूम नहीं। वो इसी सोच में हर वक्त डूबी रहती थी। एक दिन महाराज जंग से वापस आते हैं। रानी चंचल, मुझे जल्दी से वारिश का मुख दिखा दीजिए। अब तो वक्त पूरा हो गया है, बच्चे का जन्म हो गया ना? महाराज, हम आपको देखकर बहुत खुश है, लेकिन अफसोस आपकी ये खुशी ज्यादा वक्त की नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज, इस लड़की ने हम सब के साथ धोखा किया है। ये गर्भवती थी ही नहीं, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। ये आप क्या कह रही हैं? हम सच कह रहे हैं, चाहे तो सबसे पूछ लीजिए। जैसा मधु कहती है वैसा ही बल्कि सारी रानियां भी कहती हैं। ये सुन राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चंचल से कहता है, रानी, आप कुछ क्यों नहीं कह रही? क्या ये जो कह रही है वो सच है? महाराज, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं गर्भवती थी और मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ गए। अगर बहाना बनाना है तो अच्छा बनाओ ना, वरना सच कहो। मैं सच कह रही हूँ महाराज, आप तो हमारी बात पर यकीन कीजिए। हमें यकीन नहीं हो रहा आप ऐसा कर सकती हैं। आपने हमें कितना प्रेम किया, हमने मान सम्मान दिया, लेकिन आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। लेकिन महाराज, हमारी नजरों से दूर चले जाओ, वरना हम कुछ बुरा कर देंगे। मंत्री जी, इस छलिया लड़की को हमसे दूर कर दो। आज के बाद हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। महाराज गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और इस दिन के बाद से चारों रानियां चंचल के साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगती है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। महाराज पूरे 7 साल तक चंचल का चेहरा नहीं देखते। कुछ दिन बाद मंत्री जी महाराज वापस आते हैं। महाराज, एक बहुत ही चिंताजनक मामला सामने आया है। महाराज, आज मैं जब गांव में किसी काम से गया तो मैंने कुछ गांव वालों को बात करते हुए सुना। वो किसी अजीब से आम के पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। आम के पेड़ के बारे में ऐसा क्या है जो आप भी चिंतित हैं? महाराज, गांव वाले कह रहे थे कि गांव के पास वाला जो जंगल है उसमें एक अजीब सा बहुत बड़ा आम का पेड़ है जिसमें से आवाज आती है। क्या कहा? आवाज आती है? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैंने सुना है कि उस पेड़ पर जो आम लगते हैं उसे देख सभी मोहित हो जाते हैं, और जब भी कोई आम तोड़ने की कोशिश करता है उस पेड़ के आम काले पड़ जाते हैं और पेड़ के तने उन आमों को घेर लेते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? ऐसा भी भला हो सकता है क्या? महाराज, अभी तक तो मैंने देखा नहीं, बस गांव वालों से ये सुना है। हम चाहते हैं आप उस जगह जाएं और देखें कि पूरा मामला क्या है। ठीक है महाराज। महाराज के कहने पर मंत्री जी गांव के उस अनोखे पेड़ के पास जाते हैं जहां कुछ लोग पहले से ही उस पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते। तभी मंत्री जी कहते हैं, रुकिए आप सब, मैं इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। इतना कहकर मंत्री उस पेड़ के पास आता है, लेकिन तभी एक आम बोलने लगता है। भैया, ये हमारे मंत्री जी आए हैं, क्या मैं इन्हें आम तोड़ने दूं? नहीं बहन, ये मंत्री होंगे महल और राज्य के, हमारे कुछ नहीं है। इन्हें आम मत तोड़ने देना। ठीक है भैया, आप मुझे छुपा लो। तभी उस आम के सभी तने अपनी पत्तियों से उन आमों को छिपा लेते हैं। ये देख मंत्री हैरान हो जाते हैं। ये तो बहुत अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज ही अब कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर मंत्री जी वहाँ से महल की ओर वापस आते हैं और महाराज से कहते हैं,
क्या बात है मंत्री जी, आप आज जल्दी लौट आए। महाराज, जो हमने गांव वालों से सुना था ये पेड़ बिल्कुल वैसा ही है। जब उस पेड़ से आम तोड़ने गया तो उसके फल आपस में बात करने लगे और उस पेड़ के तने ने उन आमों को घेर लिया और छिपा लिया। ये तो कोई अनोखा पेड़ नहीं लग रहा है। मैं खुद जाकर उस पेड़ से फल तोड़ना चाहता हूँ। महाराज मंत्री के साथ निकलने लगते हैं। तभी वहाँ चारों रानियां भी आ जाती है। महाराज, हमने आपकी सारी बात सुन ली है, हम भी आपके साथ उस पेड़ के पास जाना चाहते हैं। ठीक है, आप सब भी हमारे साथ चलिए। महाराज, अगर सभी रानियां जा रही हैं तो आप छोटी रानी को भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर चलते? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है कि मैं उस औरत की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता और आप उसे हमारे साथ जाने के लिए कह रहे हैं? महाराज, अब बात को समझिए, हो सकता है उनके भी साथ जाने से ये गुप्ती सुलझ जाए। ठीक है, जिसको आना है वो हमारे साथ आ सकता है। इतना कहकर सभी उस पेड़ की तरफ चल देते हैं। कुछ देर बाद राजा और उसकी 5 रानियां इस अनोखे आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर मीठे रसीले आम थे, जिसे देख महाराज कहते हैं, ये पेड़ और उसके रसीले आम तो सच में बहुत अनोखे हैं। हमें इसके आम खाने हैं। जी महाराज, आप तोड़ कर देखिए। महाराज उस पेड़ से जैसे ही आम तोड़ने के लिए पास जाते हैं, वो आम और उसके तने आपस में बात करने लगते हैं। भैया, इस राज्य के महाराज आए हैं मुझे तोड़ने। क्या मैं इन्हें आम तोड़ने दूं? नहीं बहन, ये होंगे इस राज्य के राजा, लेकिन ये वही इंसान है जिसने हमारी माँ को सम्मान नहीं दिया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें आम मत तोड़ने देना। तभी उस पेड़ के सभी तने फलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और आम घिर जाते हैं। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं है मैं इस राज्य का राजा हूँ। महाराज, आप हटिए, मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ। महारानी जैसे ही आम को तोड़ने की कोशिश करती है, आम और पेड़ आपस में बात करने लगते हैं। भैया, ये राज्य की बड़ी महारानी है, क्या मैं इन्हें आम तोड़ने दूं? बहन, ध्यान से देख, ये वही औरत है जिसने जन्म लेते ही हमें मारने का आदेश दे दिया और इसकी वजह से ही आज हमारी ये हालत है। इसे आम तोड़ना तो क्या, छूने भी मत देना। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं और फिर एक बार आम को पेड़ के तने घेर लेते हैं। एक एक करके बल्कि 3 रानियां भी उस पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोड़ नहीं पाती। ये सब देख महाराज को बहुत गुस्सा आता है। तुम ऐसा करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हें जड़ से निकलवा दूंगा। महाराज के आदेश पर आम बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालते। तभी चंचल कहती है, अगर आपकी आज्ञा है तो क्या मैं एक बार कोशिश करूं? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी करो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? जो आम महाराज और महारानी से ना टूटा, वो एक झूठी और मक्कार लड़की से कैसे टूट सकता है? वो जो कर रही है उसे करने दो। महाराज के आदेश पर चंचल उस पेड़ के पास जाकर उसे सहलाने लगती है और तभी आम बोल पड़ता है, भैया, ये हमारी माँ है। ये मुझे कितने प्यार से सहला रही हैं। इसको अपने फल देने के लिए मैं किसी से आज्ञा नहीं लूंगा। पेड़ के सभी आम खुद चंचल की गोद में आ गिरते हैं। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये जरूर कोई जादूगर है। तुम कौन हो? तुमसे मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। माँ, हम आपके ही बच्चे हैं। हाँ माँ, 5 साल पहले जब हमारा जन्म हुआ था तब राज्य की महारानी ने महल के दास से कहकर हम सभी 5 भाई बहनों को जान से मारने के आदेश दे दिए थे और वो दास इतनी जल्दी में था कि उसने हमें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया। आधी रात भगवान के 2 दूत आसमान से आए और हम पर दया खाकर उन्होंने हमें इस राज्य के पेड़ में बदल दिया और कहा, जब तुम्हारी माँ इस पेड़ को स्पर्श करेगी और इसके आम खाएगी तो हम सब अपने इंसानी रूप में आ जाएंगे। क्या मेरे बच्चे? उस पेड़ की बात सुन चंचल फौरन उस पेड़ का एक आम खाती है और देखते ही देखते वो पेड़ एक लड़की और 4 लड़कों में बदल जाता है, जिन्हें देखकर राजा और चंचल भावुक हो जाते हैं। आज तक मैं इसी वहम में जी रहा था कि मुझे औलाद का सुख नहीं मिल सकता, लेकिन
आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एहसास था कि मेरी औलाद जिंदा है, लेकिन इस हालत में है, मुझे नहीं मालूम था। मेरे बच्चों। महाराज सच्चाई जानने के बाद अपनी चारों रानियों को साजिश करने के जुर्म में 10 साल की उम्र कैद की सजा देती है और अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशहाली होती है। क्या आप बड़े होकर कहानी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो में कमेंट करने वाले नाम चुने गए हैं, जिनका नाम है रूबी, चंद्रकांत, रिशु, बसंत, स्वाति, तन्नू और मैरी। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट किया होगा और अपना नाम लिखा होगा, तो हमारे अगले वीडियो में उनके नाम चुने जाएंगे। इसीलिए हमारे गुड्डू टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह स्क्रीन पर आई हमारी अगली नई वीडियो को भी देखें। धन्यवाद।